नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत आखिर वोट कैसे करता है? ये एक बहुत ही विशाल और सच कहें तो काफी जटिल प्रक्रिया है, पर आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए भारत की चुनावी राजनीति के सफर की शुरुआत करते हैं। सवाल तो बहुत बड़ा है ना? एक ऐसी प्रक्रिया जो करोड़ों अरबों लोगों को एक साथ लाती है ताकि वो मिलकर अपनी सरकार चुन सकें। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें आखिर चुनावों की जरूरत ही क्यों पड़ती है। असल में चुनाव किसी भी लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की एकदम बुनियाद होते हैं। इसको ऐसे समझिए, चुनाव एक तरह से सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। हर कुछ साल में जनता अपने नेताओं को उनके काम के आधार पर नंबर देती है। अगर वो खुश नहीं हैं तो उनके पास ताकत है कि वो उन्हें बदल सकें, और इसी को कहते हैं जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी। तो ठीक है, चुनाव जरूरी हैं, पर हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई चुनाव वाकई में लोकतांत्रिक है, मतलब डेमोक्रेटिक है? इसके लिए दुनिया भर में कुछ बेसिक नियम तय किए गए हैं। तो ये हैं वो 5 शर्तें जो किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती हैं। सबको वोट का बराबर अधिकार, पार्टियों के बीच असली चॉइस, रेगुलर इंटरवल पर चुनाव, जनता की पसंद की जीत और सबसे जरूरी एक निष्पक्ष प्रक्रिया। आगे हम देखेंगे कि भारत इन पैमानों पर कितना खरा उतरता है। चलिए अब सीधे भारत की चुनावी प्रणाली की गहराइयों में उतरते हैं। इसको समझने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है। हम इसे एक खेल के मैदान, खिलाड़ियों और असल मुकाबले में तोड़कर देखेंगे। तो सबसे पहले मैदान की बात करते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को 543 छोटे छोटे चुनावी इलाकों में बांटा जाता है। हर इलाके को निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक प्रतिनिधि, एक मेंबर चुना जाता है। इसे और आसानी से समझें तो लोकसभा मतलब पूरे देश की संसद जो राष्ट्रीय मुद्दों पर फैसले लेती है, और विधानसभा हर राज्य की अपनी छोटी संसद की तरह है जो सिर्फ उस राज्य के मामलों को देखती है। भारत की चुनावी व्यवस्था की एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। इसका मकसद ये पक्का करना है कि जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं, उन्हें भी संसद और विधानसभाओं में अपनी आवाज उठाने का बराबर मौका मिले। और ये आरक्षण सिस्टम राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा है, ये आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सीटों पर उम्मीदवार तो इन्हीं समुदायों से होते हैं, लेकिन वोट उस इलाके के सभी लोग डालते हैं। मैदान की बात हो गई, अब आते हैं खिलाड़ियों पर, यानी हम और आप जैसे वोटर्स पर। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत लागू है। सच कहूं तो ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि आजादी के वक्त कई बड़े पश्चिमी देशों में भी महिलाओं या गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। और फिर आया एक और ऐतिहासिक पल 1988 में, जब वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। सोचिए, एक ही फैसले से करोड़ों युवा रातों रात देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। इसने भारतीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैदान हो गया, खिलाड़ी हो गए, अब बात करते हैं असल मुकाबले की। पारदर्शिता के लिए हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से पहले कुछ जरूरी जानकारी देनी पड़ती है, जैसे कि उनकी संपत्ति कितनी है, उनकी शिक्षा क्या है, और क्या उन पर कोई गंभीर आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा। इससे वोटर्स को एक पढ़ा लिखा फैसला लेने में मदद मिलती है। और जब मुकाबला होता है तो चुनाव अभियान तो होंगे ही, है ना? गरीबी हटाओ जैसे नारे हमें दिखाते हैं कि कैसे पार्टियां लोगों की उम्मीदों और जरूरतों से जुड़ने की कोशिश करती हैं और बड़े बड़े वादे करती हैं। ये लोकतंत्र का सबसे जीवंत और रंगीन हिस्सा होता है। पुराने जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब वोटिंग इसी मतपत्र यानी बैलेट पेपर के जरिए होती थी। वोटर्स को बस अपने पसंदीदा उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगानी होती थी। लेकिन अब हमारे पास है ईवीएम, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें वोटर को बस अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे का बटन दबाना होता है। इस टेक्नोलॉजी ने पूरी प्रक्रिया को न सिर्फ तेज बनाया है, बल्कि ज्यादा सुरक्षित भी कर दिया है। तो पूरी प्रक्रिया समझने के बाद चलिए अब एक आकलन करते हैं। देखते हैं कि भारत की चुनावी प्रणाली उन लोकतांत्रिक पैमानों पर कैसी है जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी।
भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है हमारा स्वतंत्र और शक्तिशाली चुनाव आयोग। इसकी पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों का तबादला कर सकता है और नियमों के उल्लंघन पर देश के प्रधानमंत्री तक को टोक सकता है। अब एक बहुत ही हैरान करने वाली और दिलचस्प बात, भारत में अमीर और पढ़े लिखे तबके के मुकाबले गरीब, निरक्षर और वंचित लोग ज्यादा संख्या में वोट डालते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की एक अनोखी और बहुत ही शक्तिशाली हकीकत है। और एक और बहुत बड़ी ताकत है चुनाव के नतीजों को शांति से स्वीकार करना। भारत में सत्ताधारी पार्टियां नियमित रूप से चुनाव हारती हैं और हारने वाली पार्टी शांति से सत्ता सौंप देती है। ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। तो इतनी सारी अच्छी बातों के बाद क्या हम ये मान लें कि भारतीय चुनाव बिल्कुल परफेक्ट हैं? वेल, सच कहूं तो जवाब है नहीं। अभी भी हमारे सिस्टम में कई बड़ी चुनौतियां बाकी हैं। तो वो चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहले, चुनाव में बेहिसाब पैसे का इस्तेमाल। दूसरा, राजनीति का अपराधीकरण, मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों का चुनाव लड़ना। और तीसरा, परिवारवाद। इसके अलावा अक्सर बड़ी पार्टियों की नीतियों में ज्यादा फर्क नहीं होता, जिससे वोटर्स के पास असली चॉइस कम हो जाती है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर लोकतंत्र की असली ताकत वाकई लोगों के हाथ में है, तो उस ताकत का इस्तेमाल करने वाले वोटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।